कहानी काजुया नाम के एक लड़के से शुरू होती है। उसकी नज़र एक बदमाश पर पड़ती है जो चाकू लिए कुछ लड़कियों को धमका रहा है। काजुया उसे जमीन पर पटक देता है लेकिन उसे चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। वो एक छोटे बॉय के शरीर में जागता है और आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक हफ्ते से सो रहा था, इसलिए उसकी माँ सारा उसे देखने आती है। ये सोचकर कि उसे भूख लगी होगी, वो मेड सिल्विया को उसके लिए सूप लाने का आदेश देती है। वे उसे कमरे में छोड़ देते हैं और आराम करने के लिए कहते हैं और काजुया को एहसास होता है कि उसका रीबर्थ किसी दूसरी वर्ल्ड में हुआ है। इसलिए वो अपने आसपास देखता है और उस दुनिया को समझने की कोशिश करता है जिसमें वो है। सिल्विया उसके लिए सूप लेकर आती है और उसे सुलाने से पहले पिलाती है। सिल्विया उसके सवालों के जवाब देती है और उसे पता चलता है कि वो केन नाम का एक 3 साल का लड़का है। वो गाम नाम के एक उच्च पदस्थ नोबल का तीसरा बेटा है जिसके पास एक आर्मी है जो फॉरेन इन्वेडर्स से एस्पर्ट किंगडम की रक्षा करती है। वो एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अब वो एक ऐसी वर्ल्ड में रहता है जहां एडवेंचरर्स तलवारों और मैजिक से डीमंस को हराते हैं। वो मैजिक सीखना चाहता है लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि उसे पहले लिखना सीखना होगा, इसलिए वो पढ़ाई शुरू कर देता है। उस वर्ल्ड में जीने की चाहत रखता है। बाद में उसका फैमिली ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है। उसकी सिस्टर रेन कहती है कि वो मैथ भी कर सकता है, इसलिए वे उसे बहुत टैलेंटेड समझने लगते हैं। लेकिन असल में वो बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो 3 साल के बच्चे के शरीर में फंसा हुआ है। उन्हें सरप्राइज होता है कि अब उसे पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्योंकि वो एक अलग इंसान लगता है। और केन समझाता है कि वो बस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है। गाम उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि इससे उसे एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद मिलेगी और वो उसे मैजिक और हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का मौका देता है। सारा ये जानकर खुश होती है कि उसे मैजिक में दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो अभी इसके लिए रेडी है। वे कहती हैं कि वो मैजिक करने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए उसे अभी बुक्स पढ़नी चाहिए। हालांकि केन को एहसास होता है कि वो पहले से ही मैजिक कर सकता है, लेकिन उसे इसे कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है और वो इसे अपने आसपास के सभी लोगों से छिपाने की कोशिश करता है। रेन को पता चलता है कि वो बाहरी दुनिया के बारे में पढ़ रहा है, इसलिए वो उसे किंगडम के 300 साल के हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड की डिफरेंट रेसेस के बारे में भी सिखाती है। 2 साल बाद केन का बैप्टिज्म का दिन आ गया है और वे एक कैरेज में सवार होकर सेरेमनी स्थल की ओर निकल पड़ते हैं। केन आउटर वर्ल्ड को देखकर खुश होता है और अपनी सिस्टर से रिचुअल पूरा करने के बाद अपने स्टैट्स दिखाने के लिए कहता है। रेन अपनी स्टेटस की विंडो खोलती है और केन को पता चलता है कि रेन 3 तरह के एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। सारा बताती है कि रेन को मैजिक के गॉड ने लेवल 2 का ब्लेसिंग दिया है, जो बहुत यूजफुल है क्योंकि ये तय करता है कि किसी स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए कितना माना चाहिए और ये स्किल्स को भी अफेक्ट करता है। वे बताते हैं कि ये ब्लेसिंग लेवल 5 तक जाता है और ये उनके किंगडम के रिलीजन के हिस्से के रूप में पूजे जाने वाले 7 पिलर गॉड्स में से एक द्वारा दिया जाता है। वे प्रोग्राम स्थल पर पहुंचते हैं जहां वे 7 गॉड्स की स्टैचूज के सामने घुटने टेकते हैं और प्रीस्ट सेरेमनी शुरू करते हैं। गॉड से केन को वो रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं जिस पर उसे चलना है। एक ब्राइट लाइट उस जगह को रोशन करती है और केन तुरंत गॉड्स की वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसे ये जानकर सरप्राइज होता है कि गॉड्स इस दिन का इंतजार कर रहे थे और उसे काजुया कहकर पुकार रहे थे। क्रिएशन गॉड जेनोम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और केन उनके स्ट्रेंज लुक के बारे में सोचता है, लेकिन जेनोम जानता है कि केन क्या सोच रहा है क्योंकि वो एक गॉड है। डेथ और रीबर्थ के गॉड राइम बताते हैं कि उसकी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि अगर वो इंटरवीन नहीं करते तो ठग का पैर फिसल जाता और वो पकड़ा जाता। ये सुनकर केन को बुरा लगता है क्योंकि वो व्यर्थ ही मर गया, लेकिन अर्थ गॉड उसके अच्छे डीड से इम्प्रेस हुए थे, इसलिए उसे इस नई वर्ल्ड में रीबर्थ दिया गया। राइम माफी मांगता है क्योंकि केन को 3 साल की उम्र में अपनी मेमोरीज याद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन केन उसे बताता है कि कोई बात नहीं क्योंकि इससे उसे राइटिंग और मैजिक करने का मौका मिला और अपनी नई फैमिली के साथ लाइफ का एंजॉयमेंट भी। मैजिक गॉड को उससे लगाव हो जाता है, इसलिए वो उसे अपना ब्लेसिंग देती है। जेनोम भी ऐसा ही करता है और वॉर गॉड उसे स्वॉर्ड्समैनशिप और मार्शल आर्ट्स के साथ साथ अपना ब्लेसिंग भी देते हैं। टेक्नोलॉजी गॉड भी उसे ब्लेसिंग देता है और कहता है कि वो अपने पिछले जन्म के नॉलेज का यूज करके दुनिया में प्रोग्रेस करे। कमर्स गॉड उसे डिसीजन मेकिंग और वस्तु संग्रह करने की स्किल्स प्रदान करता है, जबकि अर्थ गॉड उसे कुछ यूनिक स्किल्स देता है जिनका यूज वो वापस लौटने पर कर सकता है। जेनोम हंसता है जब वो केन को सभी गॉड्स का ब्लेसिंग देकर वापस भेजता है और प्रीस्ट कहता है कि उसने पहली बार स्टैचू को इतनी चमक से चमकता देखा है। गाम केन की स्टेटस विंडो देखना चाहता है सोचकर कि उसे कई ब्लेसिंग्स मिले होंगे, लेकिन केन उन्हें यह नहीं दिखाना चाहता क्योंकि
उसे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो ये कहकर भाग जाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो अपनी स्टेटस विंडो देखते हुए छिप जाता है और ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उसका सारा मैजिक, ब्लेसिंग्स और स्किल्स 10th लेवल पर हैं। केन को लगा था कि हाईएस्ट लेवल 5 है, तो इसलिए वो सोचता है कि गॉड्स ने उसे ब्लेसिंग देते समय क्या सोचा होगा। वो इसे सबसे छिपाना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिनोम ने उसे अपनी स्टेटस हाइड करने की एबिलिटी दी है। उसके बाद हम उसे अपने फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां वो बैप्टिज्म सेरेमनी से निकले लाइट पर चर्चा करते हैं। गाम केन से उसकी स्टेटस के बारे में पूछता है, तो वो उन्हें अपनी स्टेटस दिखा देता है, सोचकर कि उसने अपनी विंडो पहले ही हाइड कर ली है। लेकिन वे फिर भी नंबर्स देखकर हैरान रह जाते हैं, खासकर उसके मैजिक स्कोर को देखकर, क्योंकि पैलेस के मैजिशियंस भी उस नंबर के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। गाम कहता है कि अपने स्किल्स के साथ वो चाहे जो भी पाथ चुने सक्सेसफुल होगा, और केन को वार्निंग देता है कि वो अपनी स्टेटस विंडो कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि उसे किंगडम के लिए थ्रेट माना जा सकता है। केन अपने रूम में लौटता है और सोचता है कि उसके एवरेज स्टैट्स क्या माने जाएंगे। उसे समनिंग की एक बुक दिखाई देती है, तो वो एक फरी एनिमल को बुलाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसकी जगह एक डेविल समन हो जाता है। वो उसकी सिस्टर पर, जो वहां से गुजर रही होती है, अटैक करने लगता है। वो डेविल पर फायर स्पेल से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविल उसे पकड़ लेता है, जबकि वो उसे वापस भेजने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल करता है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसे होश आ जाता है और वो ये देखकर खुश होती है कि उसकी सिस्टर उसके कामों की वजह से मुस्कुरा रही है। बाद में उसके फर्स्ट एपिसोड में उसे क्राउड के सामने पेश किया जाता है, जहां वो बताता है कि उसका गोल एक एडवेंचरर बनना और सबकी रक्षा करना है। गाम उसे बताता है कि उसे अपना गोल अचीव करने के लिए और स्टडी करनी होगी, और उसकी हेल्प के लिए एक ट्यूटर का इंतजाम करता है। हम उसे अपने रूम में पढ़ते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि उसका ट्यूटर कैसा होगा। उसके ट्यूटर्स आते हैं। एक मिली नर्वस होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, जबकि दूसरी निना बहुत ही शॉर्ट इंट्रो देती है। मिली उसे कहती है कि नोबल से रूड बिहेव ना करे, लेकिन कैन उन्हें समझाता है कि चूंकि वे उसके ट्यूटर्स हैं, तो उन्हें उससे बात करते समय फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जिससे वे रिलीव्ड फील करते हैं। गाम चाहता है कि वे कैन को 3 साल तक सिखाएं और तुरंत उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वे ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हैं, जहां मिली उसे कुछ स्विंग्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाती है। निना कहती है कि वो मिली से बेटर हो सकता है, जिससे वो परेशान हो जाती है, इसलिए वो कैन को एक मॉक फाइट के लिए चैलेंज करती है। कैन उस पर अटैक करता है और वो उसके अटैक्स रोकने के लिए स्ट्रगल करती है। निना कैन से पूछती है कि क्या उसे वॉर गॉड का ब्लेसिंग प्राप्त है, और वो अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हुए इसे एक्सेप्ट करता है। मिली पीछे हटती है और कहती है कि अगर वो इसी पेस से चलते रहे तो वो टिक नहीं पाएगी, इसलिए उसे निना से मैजिक सीखना शुरू कर देना चाहिए। नीना बताती है कि उसे मैजिक गॉड से लेवल 3 का ब्लेसिंग प्राप्त है और वो बेसिक स्पेल सिखाना चाहती है, लेकिन केन उसे बताता है कि उसे बेसिक्स पहले से ही पता है, और अपनी बात साबित करने के लिए वो बिगिनर लेवल मैजिक दिखाता है। हालांकि नीना उसे बताती है कि उसने बस अनकंट्रोल्ड मैजिक इस्तेमाल किया है, जबकि मंत्रों को शॉर्टन करने के लिए भी डीप ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसलिए वो निष्कर्ष निकालती है कि वो एक गिफ्टेड पर्सन है। मिली बताती है कि उसने सभी एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया है, जो नीना को इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि उस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो सभी एलिमेंट्स का इतने प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। केन एक्सेप्ट करता है कि उसे भी मैजिक गॉड का ब्लेसिंग मिला है, जिससे उसके टीचर्स इंप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके टीचर्स तब शॉक्ड हो जाते हैं जब वो उन्हें अपने आइटम बॉक्स से एक टॉवल देता है। उन्हें एहसास होता है कि केन एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और वे अब उसे मैंशन में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो अपनी पावर से मैंशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वे गार्ड के पास जाकर सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और मैंशन के बाहर ट्रेनिंग की परमिशन मांगते हैं। अगले दिन वो मैंशन से निकलते हैं और नीना उसे एक रॉक पर मीडियम लेवल स्पेल इस्तेमाल करने का निर्देश देती है, इसलिए वो फायर स्पेल कास्ट करता है, जिससे रॉक ब्लास्ट हो जाती है। उसके टीचर्स उड़ जाते हैं और पीछे एक ह्यूज क्रेटर बन जाता है। नीना उसे बताती है कि मंत्र मीडियम लेवल से कहीं ज्यादा पावरफुल था, जबकि मिली को सरप्राइज होता है कि वो अभी भी एग्जॉस्टेड क्यों नहीं लग रहा है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि उसके पास ट्रेमेंडस मैजिक है। एक डेंजरस रैबिट अचानक प्रकट होता है और केन पर जंप करता है, लेकिन केन उसके अटैक को डॉज करता है और विंड मैजिक से उसका जवाब देता है। वो उसके रिमेन्स को अपने आइटम बॉक्स में रखता है ताकि घर लौटने पर अपने फैमिली को दिखा सके। मिली चाहती है कि उसके पास भी एक मैजिक बैग हो जो आइटम बॉक्स की तरह काम करता हो, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। नीना एक सर्च स्पेल का इस्तेमाल करके और भी डीमंस का पता लगाती है, जिससे आसपास के क्रीचर्स का पता चलता है। केन मंत्र सीखना चाहता है, इसलिए नीना उसे इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज देती है और वो इसे ट्राई करता है, जिससे उसे आसपास के जीवों का पता लगाने में मदद मिलती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि किस तरह के क्रीचर्स डिटेक्ट हुए हैं। वे डीमंस को मार गिराते हैं, लेकिन एक डेविल जंगल में भाग जाता है और केन उसके पीछे दौड़ता है।
मिली उसे रोकती है और कहती है कि जंगल पावरफुल डीमन से भरा है जो हर कुछ दशकों में टाउन पर हमला करते हैं। यही वजह है कि ये इतना फोर्टिफाइड है। उस शाम केन को एहसास होता है कि वो पहले ही लेवल 8 पर पहुंच चुका है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा स्किल है जो उसे 100x एक्सपीरियंस देता है, और वो गॉड्स को ब्लेम करता है कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है। वे गिल्ड हॉल में एक क्वेस्ट की तलाश में जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात एक बल्कि आदमी से होती है जो उन्हें डी रैंक एडवेंचरर्स होने के कारण नीची नज़र से देखता है और उनसे पूछता है कि क्या उनकी क्वेस्ट बच्चों की देखभाल करना है, क्योंकि वो एक चाइल्ड के साथ समय बिता रहे हैं। वो मिली से ड्रिंक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मिली रिफ्यूज कर देती है और नीना उसे बताती है कि वे ड्यूटी पर हैं। ये बात उसे इरिटेट करती है, इसलिए वो नीना को पकड़ लेता है और उसके साथ ही मिली को पकड़ लेते हैं। केन उस आदमी के हाथ पर स्लैप मारता है, जिससे वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केन के सामने उसकी कोई हानि नहीं है, तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और केन पर लगातार हमला करता है, जिसे केन इजीली डॉज कर लेता है। केन अपनी 2 फिंगर से उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। उसके साथ ही मिली को किल करने की धमकी देते हैं, लेकिन केन उन पर भी अटैक करता है और उन्हें बाहर फेंक देता है। उसके टीचर्स उसे थैंक्स कहते हैं और मिली को सरप्राइज होता है कि वो मार्शल आर्ट्स में भी अच्छा है, लेकिन केन दावा करता है कि उसने बस इसे कुछ बुक्स से सीखा है। वे जंगल में वापस जाते हैं, जहां वो ट्रेनिंग जारी रखते हैं, और 3 साल बाद उसके टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने वाला है। वो उन्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता है और उसे याद आता है कि मिली को एक मैजिक बैग चाहिए था, इसलिए वो बैग के लिए जरूरी मटेरियल्स ढूंढने जंगल जाता है। वो जंगल में पावरफुल डीमंस को इजीली डिफीट कर देता है, लेकिन एक गार्ड उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए फायर पिलर्स को देख लेता है और सोचता है कि डीमंस फिर से टाउन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। गार्ड अलार्म बजाता है, इसलिए गार्म अपने सोल्जर्स के साथ जंगल की ओर जाता है, लेकिन डीमंस की बजाय उनका सामना एक मैसिव क्रेटर से होता है। केन अपनी ट्रेनिंग का अंतिम भाग पूरा करता है और उन्हें अपना बनाया मैजिक बैग देता है। वो उन्हें उन डीमंस के बारे में बताता है जिन्हें उसने हराया था, और हमें पता चलता है कि आमतौर पर इसके लिए ए रैंक एडवेंचरर्स के एक ग्रुप की जरूरत होती है, लेकिन उसने ये अकेले किया था। केन उन्हें बताता है कि मैजिकल बैग्स में पूरी मैंशन समा सकती है और केवल वे ही उसे थामे रह सकते हैं, लेकिन वे उसे बताते हैं कि इसे नेशनल ट्रेजर से भी बियॉन्ड की वस्तु माना जाएगा। वे एक दूसरे को विदा कहते हैं, ये कहते हुए कि इस एक्सपीरियंस के दौरान उन सभी ने बहुत मजा किया। 2 साल बाद केन अब 10 साल का हो गया है और वे केन के डेब्यू के लिए रॉयल कैपिटल की ओर प्रस्थान करते हैं, जो सभी नोबल सन्स के लिए एक मैंडेटरी प्रोग्राम है। उसके पिता उसे बताते हैं कि अगर रास्ते में कोई डीमंस नहीं आए तो उनकी यात्रा में 1 हफ्ता लगेगा। केन अपनी डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल आसपास के किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए करता है और अपने पिता को बताता है कि 3 किलोमीटर आगे डीमंस द्वारा अटैक किया जा रहा है। गार्म अपने आदमियों को फास्ट पेस से चलने का आदेश देता है, लेकिन केन जानता है कि वे लोगों को बचाने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो कैरेज से कूद जाता है और एक स्पेल का इस्तेमाल करके आगे भाग जाता है। इस बीच डीमंस लोगों को सफाया करने ही वाले हैं और एक सोल्जर रॉयल कैरेज को बचाने की जी तोड़ कोशिश करता है। एक डीमन कैरेज के पास आता है, लेकिन केन अचानक प्रकट होता है, डीमंस को इजीली मार डालता है और अपनी फायर स्क्वाड से उसके लीडर को हरा देता है। वो सबकी जांच करता है, खुद को गार्म का बेटा बताता है और सोल्जर्स को हील करने के लिए एक हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ सोल्जर्स बच नहीं पाते, इसलिए वो उनके शवों को अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। तभी गार्म मदद के लिए आता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। रॉयल कैरेज का डोर खुलता है और 2 लड़कियां प्रिंसेस टेलिस्टिया और ड्यूक की बेटी मिस सिल्क बाहर आती हैं। वे अपना परिचय देती हैं और प्रिंसेस टेंशन से बेहोश हो जाती हैं। केन उन्हें काम करने के लिए एक मैजिक स्पेल करता है, जिससे उनका दिल हल्का हो जाता है। गर्ल्स उसे बचाने के लिए केन का थैंक्स अदा करती हैं और बताती हैं कि उन्होंने उसे अपनी कैरेज की विंडो से फाइट करते हुए देखा था। वे उसके लिए आर्ग्यू करने लगती हैं और सिल्क उससे पूछती है कि वहाँ उसे क्या ले आया है, तो वो बताता है कि वे रॉयल कैपिटल में उसके डेब्यू के लिए जा रहे हैं। गर्ल्स बताती हैं कि वे भी अपनी पहली प्रेजेंटेशन देने जा रही हैं और वो चाहती हैं कि केन उनके साथ ट्रैवल करे। सफर के दौरान केन रॉयल कैरेज में दोनों गर्ल्स के बीच में बैठता है। उसे अपनी जगह पर अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो दूसरी सीट पर जाना चाहता है, लेकिन गर्ल्स उसे जाने नहीं देती। वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां गर्ल्स चाहती हैं कि केन रात उनके साथ बिताए, क्योंकि वे उसके साथ सेफ फील करती हैं। गार्म उनसे पुनर्विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का एक रूम शेयर करना इम्प्रॉपर होगा, लेकिन गर्ल्स उसे बताती हैं कि वे पिछले अटैक से अभी भी शॉक में हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि केन उनकी प्रोटेक्शन करे। केन पर उनके साथ रूम शेयर करने का प्रेशर डाला जाता है, लेकिन वो इस शर्त पर मान जाता है कि रूम बड़ा होना चाहिए। वे अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन केन को एहसास होता है कि बेड्स बहुत पास हैं। गर्ल्स चाहती हैं कि केन बीच में सोए, इसलिए वो बेड्स को एक दूसरे के पास ले आती हैं। गर्ल्स डर का बहाना बनाकर केन के पास आ जाती हैं और केन इतना नर्वस हो जाता है कि सो नहीं पाता। ये कुछ नाइट्स तक चलता है, जिससे रॉयल कैपिटल पहुंचने पर केन की नींद उड़ जाती है। जब वे अपनी कैरेट से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत गैजार्ड नाम के उप कप्तान द्वारा किया जाता है, जो गर्ल्स और उनके आदमियों को बचाने के लिए केन का थैंक्स अदा करता है। केन अपने आइटम बॉक्स से गिरे हुए गार्ड्स के अवशेष निकालता है, ताकि सबको पता चले कि उन्होंने गर्ल्स की रक्षा के लिए ऑर्क्स के अगेंस्ट ब्रेवली फाइट की थी। केन जाने ही वाला होता है कि गैजार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी मुलाकात किंग से होगी। गैजार्ड उसे किंग के हॉल में ले जाता है, जहां वो किंग से मिलता है, उसे प्रणाम करता है और किंग सबको बताता है कि कैसे उसने ऑर्क्स के ग्रुप को हराकर कैरेज बचाई। किंग उसके हीरोइक डीड्स की सराहना करते हुए कहता है कि उसके बिना गर्ल जिंदा नहीं रह पाती, तो वो केन को बैरन बना देता है और उसे अपना मैंशन दे देता है।
कॉर्जिनो नाम का एक नोबल बोलता है कि केन बैरन बनने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन किंग कहता है कि वो केन के जैसे डीड्स नहीं कर सकता, इसलिए कॉर्जिनो पीछे हट जाता है। केन अनिच्छा से बैरन की पदवी एक्सेप्ट करता है और किंग उसे स्टेज के पीछे जाने का आदेश देते हुए ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। हम केन को अपने पिता के साथ एक रूम में देखते हैं जो कहता है कि केन उनके बेटों में प्रमोशन पाने वाला पहला पर्सन है। किंग भी उनके साथ आ जाता है और केन को प्रणाम करके अपनी बेटी को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। केन उन्हें इस स्थिति में देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है और उनसे सिर ऊपर करने को कहता है, लेकिन किंग को एहसास होता है कि उन्हें एक पिता के रूप में केन को थैंक्स देना जरूरी है। किंग उसे समझाता है कि चूंकि वो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में एक्सपर्ट है और उसे गॉड्स का ब्लेसिंग भी प्राप्त है, इसलिए राज्य ऐसे टैलेंटेड चाइल्ड को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उसने केन को बैरन की उपाधि दी है, यहाँ तक कि उसे प्रिंसेस टेलेस्टिया से मैरिज करने के लिए भी कहा है, जबकि ड्यूक भी चाहता है कि वो उसकी डॉटर से मैरिज करे। केन शॉक्ड है, लेकिन गर्ल्स हैप्पी हैं क्योंकि किंग बताता है कि अब उसकी एंगेजमेंट उन दोनों गर्ल्स से होगी क्योंकि वो उनके साथ ऑलरेडी रूम शेयर कर चुका है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब केन को किंगडम में बनाए रखने की उनकी योजना का हिस्सा था। वे केन पर लगातार प्रेशर बनाते रहते हैं और आखिरकार वो उनकी डॉटर्स से मैरिज के लिए अग्री कर जाता है। हम केन को कैपिटल के चर्च में देखते हैं जहां वो गॉड से प्रार्थना करता है कि वे उसे फिर से उनकी वर्ल्ड में एंट्री करने दें। वो गॉड से अपने स्टैट्स के बारे में पूछता है और जीनम स्वीकार करता है कि उसके स्टैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, इसलिए वो शायद वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, और उससे पूछता है कि क्या वो डेमी गॉड बनना चाहता है। हालांकि वो केन को बताता है कि अकेले उसके कुछ काम करने की भी लिमिटेशंस हैं और उसे वार्न करता है कि वो उन लिमिट्स को टेस्ट न करे। जीनम उसे बताता है कि उसकी इस वर्ल्ड में ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए वो अपने पास्ट लाइफ नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करने का सुझाव देता है। केन एक ऐसी चीज लाने के बारे में सोचता है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती और जीनम उसके आइडिया से अग्री हो जाता है। केन वापस लौटता है और उसे परमा नाम की एक कैट गर्ल दिखाई देती है जो उसे बताती है कि वो अपने अंकल टाइमोनेस की शॉप पर ट्रेनिंग ले रही है। केन शॉप पर जाता है और वहां मौजूद विभिन्न प्रकार के सामानों पर कमेंट करता है। वो टाइमोनेस को अपने मन में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताता है, उसका स्केच बनाता है और उसकी डिटेल समझाता है। टाइमोनेस को ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है और उसे लगता है कि वो इसे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर बना सकता है। केन एक प्रोटोटाइप देखना चाहता है, इसलिए वो उसे खर्च के लिए एक गोल्ड कॉइन देता है और टाइमोनेस से कहता है कि वो इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान सकता है। टाइमोनेस ये काम एक्सेप्ट कर लेता है और केन को अश्योर करता है कि वो इसमें अपना बेस्ट देगा। कुछ देर बाद टाइमोनेस उसे प्रोटोटाइप दिखाता है। केन को लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो परमा के साथ एक गेम खेल कर दिखाता है कि ये गेम कैसे खेला जाता है। टाइमोनेस एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये गेम जरूर पॉपुलर होगा। केन सजेस्ट करता है कि उन्हें नोबल्स के लिए एक अलग वर्जन बनाना चाहिए क्योंकि उसे यकीन है कि नोबल्स एक ज्यादा अट्रैक्टिव वर्जन चाहेंगे। केन चाहता है कि वो इस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करे और इसके लिए वो उसे जरूरी फंड्स प्रोवाइड करता है। टाइमोनेस शॉक्ड रह जाता है और केन के आगे झुककर उसे अपना बेस्ट देने का वादा करता है। वे अपना सैंपल ऑल्टर पर ले जाते हैं और कॉमर्स के गॉड की कसम खाते हैं कि वे कॉन्ट्रैक्ट का पालन करेंगे, जिससे प्रोटोटाइप एक्सेप्ट होते ही डिसअपियर हो जाता है। नतीजतन 3 साल तक कोई भी इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। केन चाहता है कि वे अगले महीने से इस प्रोडक्ट की सेल शुरू कर दें, इसलिए वो टाइमोनेस से रॉयल फैमिली के लिए एक प्रीमियम वर्जन तैयार करने को कहता है। इसके बाद वो घर लौटता है और उसे बताया जाता है कि सेलिब्रेशन शुरू होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर अपने पेरेंट्स के साथ निकल पड़ता है। गारम जानता है कि केन को बहुत अटेंशन मिलेगा क्योंकि वो हाल ही में एक बैरन बना है, इसलिए वो अपने बेटे को वार्न करता है कि वो उन पेरेंट्स से सावधान रहे जो अपनी डॉटर्स को उससे मिलवाना चाहते हैं। वे सेरेमनी स्थल पर पहुंचते हैं जहां किंग की रॉयल फैमिली आती है। किंग नेक्स्ट जनरेशन के बारे में स्पीच देते हैं और केन अपने फैमिली के साथ किंग के पास जाता है और वो टाइमोनेस के साथ मिलकर बनाया गया अपना गेम उन्हें प्रेजेंट करता है। किंग क्यूरियोसिटी से सेरेमनी के बाद उससे बात करना चाहता है। गारम को गेम डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं था और केन उसे समझाता है कि उसे मैंशन मेंटेनेंस के लिए इनकम के अन्य सोर्सेज ढूंढने होंगे। उसके पेरेंट्स उसे अन्य बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कहते हुए चले जाते हैं। केन सिल्क के साथ बैठता है जो उसे टीज करते हुए उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन कॉर्जिनो का बेटा हैबिट उन्हें बीच में रोक देता है। सिल्क की तारीफ करता है और उम्मीद करता है कि वो भी बदले में कुछ कहेगी, लेकिन सिल्क चुपचाप उसका अभिवादन करती है। हैबिट का एक फ्रेंड केन से डिमांड करता है कि वो हैबिट के प्रति रिस्पेक्ट दिखाए, इसलिए वो हैबिट का अभिवादन करने के लिए उठता है और खुद को बैरन केन बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो तो बस एक बैरन का बेटा है, इसलिए वो उसे लो नजर से देखने लगते हैं। हैबिट को लगता है कि केन किसी पुअर फैमिली से होगा क्योंकि उसने अपना सरनेम भी नहीं बताया और वो थ्रेटन करता है कि अगर उसने अपनी रूडनेस के लिए माफी नहीं मांगी तो वो अपने फ्रेंड से उसकी पिटाई करवाएगा। लेकिन केन हैबिट को बताता है कि वही बदतमीज हो रहा है, इसलिए वे बाहर जाते हैं जहां हैबिट उससे फाइट करना चाहता है।
हैबिट बताता है कि उसके दोस्तों को गॉड का आशीर्वाद प्राप्त है और वो मैजिक भी कर सकते हैं। पहला आदमी आगे आता है और दिखावा करने की कोशिश करता है, एक बहुत ही वीक फायरबॉल बनाता है जिसे कैन आसानी से डॉज कर देता है। दूसरा भी शो ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस कुछ लीक रॉक प्रोजेक्टाइल्स छोड़ देता है। वे फिर से अटैक करने ही वाले थे कि सिल्क नाराज हो जाती है, इसलिए वो उन्हें बताती है कि कैन किसी बैरन का बेटा नहीं बल्कि खुद बैरन है और उन्हें उसके इंप्रेसिव कारनामों के बारे में बताती है। वो उन्हें बो करने का ऑर्डर देती है क्योंकि वो उनसे बड़ा है और वे उसकी बात मानकर उससे माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। सिल्क को कैन का एक डार्क साइड भी पता चलता है क्योंकि उसने मामले को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे लंबा खींचा, जबकि उसे पता था कि बच्चे गलत थे। लेकिन वो टेलेस्टिया से प्रॉमिस करती है कि अगर कैन उसके साथ डेट पर जाता है तो वो ये बात टेलेस्टिया से छुपाएगी। तभी टेलेस्टिया वहां आती है और जानना चाहती है कि क्या हुआ, लेकिन सिल्क उसे बस इतना बताती है कि वे डेट पर जा रहे हैं। टेलेस्टिया को जेलसी होती है, इसलिए कैन उससे कहता है कि वो भी उसके साथ डेट पर जाएगा। किंग उन्हें बीच में रोककर कैन को बुलाता है, जहां वे कैन द्वारा डेवलप किया गया गेम खेलते हैं। किंग को ये गेम बहुत पसंद आता है और वो इसे सिर्फ उनके बीच ही रखना चाहता है, लेकिन कैन बताता है कि ये सबके लिए अवेलेबल होगा। ड्यूक भी वहां मौजूद है और वे उसे याद दिलाते हैं कि उनकी डॉटर्स के साथ उनकी एंगेजमेंट एक सीक्रेट है और उसे अपनी डेट पर केयरफुल रहने को कहते हैं। नेक्स्ट डे कैन को उसकी नई मैंशन का डॉक्यूमेंट और की मिल जाती है। वो उसे देखने जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से ruined हो चुकी है। अंदर जाते ही लाइट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए वो मैजिक से रास्ता रोशन करता है। वो रूम्स की जांच करता है, लेकिन पाता है कि सब कुछ डर्टी है और सभी रूम्स एम्प्टी हैं। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने मैजिक से तुरंत पूरी मैंशन की रिपेयर और क्लीनिंग कर देता है। वो सभी रूम्स की रिपेयर कर देता है और मैंशन बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। उसके घर एक गेस्ट आता है और वो उसकी मेड सिल्विया निकलती है, जो उसके लिए फिर से काम करके बहुत खुश है। उसकी मुलाकात उसके नए बटलर से होती है, जो खुद को कॉलिन बताता है। सिल्विया तुरंत काम शुरू करने के लिए उत्सुक है और दूसरी मेड्स को क्लीनिंग शुरू करने का ऑर्डर देती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल स्पॉटलेस है और कैन अपने मैजिक से सब कुछ क्लीन करने की बात एक्सेप्ट करता है। कॉलिन उसे अपने फैमिली के पास वापस जाने की याद दिलाता है और कैन को याद आता है कि उसके बड़े भाई मिलने आ रहे हैं। हम उसके ब्रदर से मिलते हैं और वे इस बात से इम्प्रेस्ड हैं कि उसे इतनी जल्दी एक मैंशन मिल गई और वो बैरन बन गया। रेन उसकी मैंशन देखना चाहती है, लेकिन उसके भाई उसे वार्निंग देते हैं कि मैंशन बहुत ruined हो चुकी है, इसलिए उसमें घोस्ट्स हो सकते हैं। लेकिन कैन उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे उसकी मैंशन देखने जाते हैं और वे शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी ruined नहीं है। उसके फादर को यह अजीब लगता है क्योंकि पिछली बार जब वे आए थे तो मैंशन टूट फूट रही थी, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि ये कैन की ही ट्रिक होगी। वे सभी रूम से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि उसमें कुछ 8 पीसेस मिसिंग है। कैन सोचता है कि उसे आर्ट की क्या जरूरत है और गारम बताता है कि नोबल्स को आर्ट बहुत पसंद है और वे अपनी मैंशंस को पेंटिंग्स, आर्मर और यहाँ तक कि माउंटेड डीमंस जैसी चीजों से डेकोरेट करते हैं। ये सुनकर कैन अपने एक डीमन को वहां रखने का फैसला करता है। सिल्विया अचानक स्क्रीम कर पड़ती है और वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मेड्स एक विशाल रेड ड्रैगन को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और कैन को रियलाइज होता है कि वो उन्हें इसके बारे में बताना भूल गया था। उसके फादर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और कैन कहता है कि ये बस एक डीमन है जिससे उसने डिफीट किया था। उसके फादर स्टन्ड रह जाते हैं और सोचते हैं कि उसने इसे कब हराया था, और कैन बताता है कि ये तब हुआ था जब वो कुछ समय पहले जंगल में था। उसके फादर उसे बताते हैं कि रेड ड्रैगन को कैलामिटी लेवल डीमन माना जाएगा और ए रैंक वाले एडवेंचरर्स भी उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। उसके फादर कहते हैं कि उस रेड ड्रैगन की कीमत 1000 प्लैटिनम कॉइन्स की होगी और कैन ये सोचकर शॉक्ड रह जाता है कि उसकी कीमत 10 करोड़ रुपीस होगी। उन्हें अचानक एक और स्क्रीम सुनाई देती है तो वे दौड़कर उसकी जांच करने जाते हैं। उसकी मदर उससे टॉयलेट के बारे में पूछती है क्योंकि वो उन पर पानी की बौछार कर रहा था और ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कैन बताता है कि उसने अपने मैजिक से उसमें से वाटर स्प्रे की थी और रेन उसे अपने घर में एक टॉयलेट लगाने के लिए कहता है। गारम उन्हें टॉयलेट को लेकर इतना पैनिक करने के लिए ड्रामेटिक कहता है, लेकिन वे उसे खुद इसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। इसलिए वो इसे ट्राई करता है और इसे बहुत ही मजेदार पाता है। तुरंत अपना माइंड बदल लेता है और खुद भी एक की मांग करता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उनके गेस्ट भी इस एक्सपीरियंस का मजा लेंगे और कैन को वंडर होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके पिता कहते हैं कि जब किसी नोबल को मैंशन दी जाती है तो ये रूल होता है कि उसे एक नई पार्टी देनी होगी, और कैन ये सुनकर शॉक रह जाता है कि उसे एक और नई पार्टी मिल गई है। उस रात लेटर वो सोच रहा था कि अब क्या करना है, लेकिन कलन ने उन लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रखी थी जिन्हें उसे इनवाइट करना है और उन चीजों की भी जिनकी उसे जरूरत होगी। जब वो लिस्ट देखता है तो उसे कॉजिनो का नाम दिखाई देता है और वो सोचता है कि उसे क्यों इन्वाइट किया जाए, लेकिन कलन कहता है कि चूंकि वो एक हाई रैंक नोबल है इसलिए उसे इन्वाइट ना करना गलत होगा।
केन को सरप्राइज होता है कि राजा का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है और कलन उसे बताता है कि केवल हाई नोबल्स को ही उसे इनवाइट करने की परमिशन है। वो पार्टी के लिए फूड और ड्रिंक्स की प्रिपरेशन के बारे में सोचता है, लेकिन पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे अपने सभी गेस्ट्स के लिए गिफ्ट भी देना है। लेकिन सिल्विया उसे कुछ सजेशंस देती है और वो अपने मैजिक से ग्लास बनाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन यूज करने के आदी होते हैं, इसलिए वो अपने सभी गेस्ट्स को ग्लास देने का फैसला करता है। वो अपनी पास्ट लाइफ की एक रेसिपी का इस्तेमाल करके कुकिंग शुरू करता है। वो हैमबर्ग स्टेक बनाता है और सिल्विया को वो बहुत डिलीशियस लगता है। वो नेक्स्ट उसका ड्रिंक टेस्ट करती है और उसके बबल्स देखकर अमेज रह जाती है, सोचती है कि ये क्या है। केन बताता है कि कैसे उसने अपने मैजिक से नॉर्मल वाइन में बबल्स डाले। कलन बीच में ही इंटरप्ट करके केन को बताता है कि उसे राजा ने बुलाया है। कैसल में राजा उस पर गुस्सा है क्योंकि वो उसकी पार्टी में कभी इनवाइट नहीं किया गया और हमें पता चलता है कि ड्यूक उसे इनवाइट ना करने के लिए टीज कर रहा है। केन एक्सक्यूज बनाता है कि वो बस उसे पर्सनली इनवाइट देना चाहता था और उसे अब तक चांस नहीं मिला। ये सुनकर राजा बहुत हैप्पी होता है और केन को राहत मिलती है। पार्टी की नाइट आ जाती है और केन अपने सभी गेस्ट्स का वेलकम करता है। ड्यूक सिल्क लेकर आता है और वे रेड ड्रैगन देखकर स्टन रह जाते हैं। केन अपने सभी गेस्ट्स का थैंक्स करता है कि वे उसके साथ आए और उसने टोस्ट बनाया। सभी लोग ड्रिंक देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और ड्यूक कहता है कि ग्लास किसी ट्रेजर की तरह शाइन कर रहा है। किंग आता है और सबको एंजॉय करने के लिए कहता है। वो स्पार्कलिंग वाइन टेस्ट करता है और उसे बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद उसे हैमबर्ग स्टेक सर्व किया जाता है जो उसे बहुत जूसी और फ्लेवरफुल लगता है और बीच में एक चीज सरप्राइज भी है। क्वीन दौड़ती हुई बाहर आती है, सोचती है कि उसके टॉयलेट में क्या प्रॉब्लम है। उसे रेवोल्यूशनरी कहती है और कैसल के लिए एक टॉयलेट बनवाने की डिमांड करती है। किंग खुद भी उसे ट्राई करता है और तुरंत केन से कैसल में एक टॉयलेट बनवाने की मांग करता है। किंग उसकी हॉस्पिटैलिटी की प्रशंसा करता है और सभी नोबल्स उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तभी कलन उसे बताता है कि कॉर्जिनो आ रहा है। कॉर्जिनो हाउस को छोटा बताते हुए एरोगेंट तरीके से पास आता है, लेकिन रेड ड्रैगन देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो डाइनिंग हॉल में जाता है और बाकी सबको नीचा देखता है। वे उसे स्पार्कलिंग वाइन सर्व करते हैं जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो दिखावा करता है कि उसे पसंद नहीं है। इसके बाद वो हैमबर्ग स्टेक ट्राई करता है और उसे डिस्गस्टिंग कहता है, लेकिन खुद को उसे खाने से रोक नहीं पाता। वो सिल्विया से और सॉस छीनकर मांगता है और केन उसके बिहेवियर से अनॉयड हो जाता है, लेकिन कलन उसे समझाता है कि उसे कोई ड्रामा नहीं करना चाहिए। लेकिन केन को एक ट्रिक सूझती है। उसे लगता है कि जब तक वो ड्रामा नहीं खड़ा करता तब तक सब फाइन रहेगा। केन कॉर्जिनो को गिफ्ट में चश्मा देता है, लेकिन कॉर्जिनो उससे उसके सारे ग्लासेस वापस मांगता है। केन माफी मांगता है और कहता है कि ये ग्लासेस उसने सबको दिए हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके पास उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। कॉर्जिनो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो राजा है। कॉर्जिनो उसे वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है और किंग उसे समझाता है कि उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, जबकि उसे एक हाई नोबल की तरह एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। कॉर्जिनो भाग जाता है और सिल्क को ये देखकर मजा आता है कि केन ने उसे कैसे ट्रिक किया। हालांकि किंग को रियलाइज होता है कि केन ने उसका इस्तेमाल किया है और वो उसे घंटों तक लेक्चर देता रहता है। केन बैरक्स में जाता है जहां उसकी मुलाकात वाइस कैप्टन डिजार्ड से होती है। वो बताता है कि उसे बताया गया था कि वो अपनी डीमन मटेरियल्स वहां ले जा सकता है, इसलिए डिजार्ड उसे एक वेयरहाउस में ले जाता है जहां वो मटेरियल्स छोड़ सकता है। हालांकि केन कहता है कि रूम काफी बड़ा नहीं है और डिजार्ड सोचता है कि उसके पास कोई ह्यूज चीज होनी चाहिए, जैसे कि उसके मैंशन में रेड ड्रैगन। लेकिन केन कहता है कि ये उतना इंप्रेसिव नहीं है, ये तो बस एक अर्थ ड्रैगन है। लेकिन डिजार्ड भी उतना ही शॉक्ड है और कहता है कि एक को खत्म करने के लिए ए रैंक एडवेंचरस की पूरी पार्टी चाहिए। वे कोर्टयार्ड में जाते हैं और केन अपने आइटम बॉक्स से सभी डीमंस को बाहर निकाल देता है। डिजार्ड को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे डीमंस हैं, लेकिन ये एक्चुअली उसके ए रैंक के डीमंस हैं और गॉड्स द्वारा उसे बहुत ज्यादा पावर देने के बाद भी उसके बॉक्स में सीक्रेटली एस रैंक के डीमंस मौजूद हैं। डिजार्ड सोचता है कि केन कोई हीरो है या गॉड्स का डिसाइपल, लेकिन केन बस यही कहता है कि वो एक सिंपल बॉय है और डिजार्ड ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछने का फैसला करता है। वो केन से कहता है कि सभी डीमंस का इवैल्यूएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और केन कहता है कि जब भी वे रेडी हों वो वापस आ सकता है। जैसे ही वो जाने लगता है, डिजार्ड उसे रोक लेता है, नाइट्स को ट्रेन करने में हेल्प करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे अपने कैप्टन को दिखाना चाहता है। डिजार्ड केन को नाइट से मिलवाता है, एक ऐसे हीरो के रूप में जिसने प्रिंसेस को बचाने के लिए 30 ऑर्क्स को हराया था। केन कैप्टन के पास वॉन्डर करता है और डिजार्ड कहता है कि कैप्टन मॉक बैटल शुरू होते ही आ जाएगा। केन कैप्टन की इमेजिनेशन एक डरी हुई डीमन के रूप में करता है, लेकिन डिजार्ड उसे वरी करने को नहीं कहता है। वो मॉक फाइट शुरू करने का डिसीजन लेता है, लेकिन एक नाइट बोल पड़ता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि केन अभी छोटा है, इसलिए डिजार्ड नाइट को पहले जाने के लिए कहता है। नाइट केन को फर्स्ट मूव फ्री में देता है और कहता है कि वो उसे शो करे कि वो क्या कर सकता है। केन अपना बूस्ट मंत्र यूज करता है, उस पर डैश करता है और तुरंत नाइट को डिसआर्म कर देता है। नाइट हार मान लेता है और केन को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वो फाइट खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डिजार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो एक साथ सभी नाइट से लड़े।
लेकिन कैप्टन टिफाना के अचानक आ जाने से फाइट रुक जाती है। उसे सरप्राइज होता है कि उसके नाइट्स एक बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं। केन को हक कर रही है और उसे बता रही है कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि वे उसे बस एक लॉस्ट चाइल्ड समझ रहे हैं जो भटक कर आ गया है। वो डिजार्ड से एक्सप्लेनेशन मांगती है और वो बताता है कि केन एक्चुअली वही हीरो है जिसने 30 ऑर्क्स को हराया था। ये सुनकर टिफाना के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। वो उसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। डिजार्ड उसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वे अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे को जान पाएंगे। नाइट्स को लगता है कि केन के पास भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि टिफाना को मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल हासिल है। वे फाइट की तैयारी करते हैं, लेकिन केन कहता है कि उसके पास सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड है, लेकिन फिर भी टिफाना उस पर अटैक कर देती है। तभी केन को लगता है कि वो उसे कंट्रोल करने का कोई मैजिक स्पेल यूज कर रही है। वो एकदम से अपने कंट्रोल में आ जाती है, उसके साथ मॉक फाइट करती है। हालांकि टिफाना इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होती है और वो उसे वहां सुपर हीरो कहती है। वो भी उसे हक करती है और उसे बताती है कि वो उसे मास्टर की तरह डील करने वाली है। और केन टिफाना के अनोइंग बिहेवियर से बहुत इरिटेट हो जाता है।